प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम है प्रहलाद कुमार और मैं नेहरू इंटर कॉलेज सिमरी सुकरौली कुशीनगर में सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हूं। कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान की 4 पुस्तकें हैं। उनमें से एक है लोकतांत्रिक राजनीति या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इस किताब का जो दूसरा पाठ है उसका नाम है संघवाद। इस पाठ को हम लोग 2 भाग में पढ़ रहे हैं। पहले भाग की चर्चा इसके पहले के वीडियो में हम कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम दूसरे पाठ की चर्चा करेंगे। पाठ शुरू करने के पहले बच्चों हम ये देख लेते हैं कि इस पाठ के पहले भाग में किन किन बिंदुओं की चर्चा हम कर चुके हैं और इस पाठ में किन किन बिंदुओं की चर्चा बाकी है जो हम लोग आज पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले पाठ में हम लोगों ने देखा कि संघवाद क्या है, संघवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, भारत में संघीय व्यवस्था का ढांचा कैसा है और चौथे बिंदु पे हमने देखा भाग 1 में कि संविधान द्वारा शक्तियों का जो विभाजन है वह कैसे किया गया है। बच्चों, आज के पाठ में हम लोग पढ़ेंगे पहली बात, भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। यह पहला बिंदु हम लोगों का होगा चर्चा का। दूसरा बिंदु होगा जो अनुसूचित भाषाएं हैं संविधान में, जिनकी कुल संख्या 22 है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इस पे रोशनी डालेंगे। तीसरा बिंदु है भारत में विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। चौथा बिंदु होगा आज के चर्चा का भारत में स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। 5वें नंबर पे हम लोग देखेंगे कि नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन का ढांचा कैसा है और यह स्थानीय स्वशासन का ढांचा नगरीय क्षेत्रों में कैसे काम करता है। 6ठे नंबर पे हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन का स्ट्रक्चर कैसा है या ढांचा कैसा है। और पाठ के अंत में हम लोग अभ्यास के प्रश्न कि पूरे पाठ से हम लोगों ने क्या सीखा, क्या जाना, क्या पाया और क्या हमने आत्मसात हम कर पाए, इसको हम समझेंगे। तो बच्चों, आज का पाठ संघवाद का भाग 2 हम शुरू करते हैं। पहला बिंदु है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। प्यारे बच्चों, भाग 1 में अर्थात इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि भारत में जो शक्तियां हैं वह संविधान के द्वारा स्पष्ट और लिखित रूप में केंद्र और राज्यों के बीच बांट दी जाती हैं। जैसा मैंने बताया और आपको ध्यान होगा कि इन शक्तियों की 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और संविधान के द्वारा इन तीनों सूचियों में स्पष्ट विभाजन केंद्र और राज्य की सरकारों का कर दिया जाता है। आज के पाठ में हम यह समझेंगे कि संघीय व्यवस्था भारत में कैसे चलती है, अर्थात ये जो 3 सूचियां हैं, इन सूचियों के आधार पर ये जो फेडरल सिस्टम है भारत में, ये काम कैसे करता है। वस्तुतः भारतीय संदर्भ में संघीय ढांचे की सफलता का मूल मंत्र यहां की लोकतांत्रिक राजनीति है। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर, एक दूसरे का सम्मान और साथ रहने की प्रतिबद्धता जैसे आदर्शों को हम अपने जीवन में उतार पाए। आइए उन तथ्यों पर गौर करें जिनके कारण यह सब संभव हो पाया। कैसे यह सब संभव हो पाया, इनके 3 सूत्र हैं। पहला है भाषाई राज्य, दूसरा है भाषा नीति और जो तीसरा सूत्र है वह है केंद्र राज्य
संबंध अर्थात सेंटर स्टेट रिलेशन, इसको हम तीसरे सूत्र में, तीसरे बिंदु पे इसको हम समझेंगे कि कैसे केंद्र और राज्यों के बीच एक स्वस्थ संबंध कायम है भारतीय संघीय व्यवस्था को चलाने में। बच्चों, जो पहला सूत्र है वह है भाषाई राज्य। आप सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद अपने देश के सामने जो पहला संकट आया, या यूं कहें पहली समस्या आई देश के सामने, वह था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। 1950 के दशक में यह सोचा गया और यह पाया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, लेकिन उस समय के नीति नियंताओं ने ऐसा महसूस किया कि यदि भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किया जाए तो शायद देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है। इसी भय से या इसी डर से कुछ समय के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का कार्यक्रम टाल दिया गया, लेकिन इसे बहुत लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता था। 1953 में, बच्चों ये तारीख ध्यान रखिएगा, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और 1955 में आयोग ने अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंप दी। 2 तारीख बेटा, पहला तारीख है 1953। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और उसके 2 साल बाद 1955 में आयोग ने अपनी सिफारिशें या अपनी संस्तुतियां भारत सरकार को सौंप दी। सौंपने के अगले साल 1956 में एक अधिनियम बनाया गया जिसे हम लोग अंग्रेजी में एक्ट कहते हैं और इसे नाम दिया गया 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ध्यान रहे 3 तारीख, पहला तारीख 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। 2 साल बाद 1955 में आयोग ने अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंप दी और उसके अगले साल 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सफलतापूर्वक भारत में किया गया। संघीय व्यवस्था का जो दूसरा इम्तिहान था, जो दूसरी परीक्षा थी, वह थी भाषा नीति। बच्चों, आपको जान के हैरानी होगी कि हिंदुस्तान में, अपने देश भारत में लगभग 1500 भाषाएं या बोलियां बोली जाती हैं। इनमें से 114 प्रमुख भाषाएं हैं। अब भाषा को लेके भी हिंदुस्तान के सामने एक परीक्षा आया, एक संकट आया और इस संकट से बड़ी सफाई से बचने के लिए उस समय जो हमारे नेता थे, उन्होंने ये पाया और महसूस किया कि किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा अर्थात नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। पहली बात, किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नेशनल लैंग्वेज, का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, यहां थोड़ा सा अंतर है, नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, ये थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान में रखिएगा। किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज या ये कहिए कि राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी सहित 22 भाषाएं हैं जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज या अनुसूचित भाषाएं कहा गया
हिंदी सहित इसकी संख्या है कुल 22। बच्चों यहां एक और बात है, आपको जानना रोचक लगेगा कि भारत सरकार के अतिरिक्त राज्यों की भी अपनी अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज है और कई राज्यों में अपनी अपनी जो उनकी अलग ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें कामकाज भी होता है। यह बड़ा एक इंपॉर्टेंट मसला है कि जो राज्यों की भी अपनी एक अलग अलग राजभाषा है अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इस ऑफिशियल लैंग्वेज में बच्चों वहां जो राज्य सरकार है वहां कामकाज भी होता है। आइए आगे देखते हैं। टॉप 10 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज इन इंडिया। भारत की जो सर्वाधिक बोली जाने वाली 10 अनुसूचित भाषाएं हैं, इनको हमने यहां आपको दिखाया है इस विजुअल्स में। बहुत साफ साफ आप यहां देखेंगे कि ये जो हिंदी है, जो भारत की राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज है, भारत में इनके बोलने वालों की संख्या लगभग 44% है। इसके बाद आप देखेंगे क्रमशः इस क्रम में आप बढ़ेंगे, दूसरे नंबर पे बंगाली है जो लगभग 8% लोगों के द्वारा बोली जाती है। तीसरे नंबर पे मराठी है जो 7% लोगों के द्वारा बोली जाती है। उसके बाद आप देखेंगे तेलुगु है जो 7% लोगों के द्वारा बोली जाती है। उसके बाद आप देखेंगे तमिल है जिसका हिस्सेदारी 6% है, फिर गुजराती है 4%, फिर उर्दू है 4%, फिर कन्नड़ है 3%, फिर उड़िया है ये भी है 3%, और ये केरल में मलयालम बोली जाती है ये है 3%। और इसके अतिरिक्त जो अदर्स भाषाएं हैं, ये टॉप 10 भाषाएं हैं, इसके अतिरिक्त जो 12 भाषाएं अनुसूचित उनके बोलने वालों की जो संख्या है बेटा वह है 11%। तो ये बिल्कुल इस विजुअल्स में हमने स्पष्ट किया कि जो हिंदी हमारी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये 44%, और इसी क्रम में बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, और अंत में बचता है ये कुल हो जाता है 89%, 89%, और जो बचता है शेष 11%, वह जो 10 भाषाओं में से 22 भाषाओं में जब 10 घटाएंगे शेष बचेगा 12। ये 12% जो भाषाएं हैं ये शेष 11% लोग हिंदुस्तान में बोलते हैं। बेटा ये भारत का नक्शा है, जोन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेज स्पीकर्स इन इंडिया। इसमें हमने ये प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि किन किन क्षेत्रों में किन किन भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। ये बिल्कुल भारत का नक्शा है, जोन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेज स्पीकर्स इन इंडिया। बिल्कुल साफ हो जाएगा बेटा, भारत का जो संघवाद का ढांचा है उसमें जो भाषाई समस्या है यहां बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों कि जो हिंदी है, जो मैंने पहले बताया था कि हिंदी, ये आप देखिए मस्टर्ड कलर में बिल्कुल दिख रहा है, सरसों के रंग में हिंदी दिख रहा है पूरा। आप ये देखिए, आपका ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, ये मध्य प्रदेश है, और ये आपका सारा राजस्थान, ये आप देखिए यहाँ हिंदी बोला जाता है। बोलने वालों की संख्या लगभग 44% है। इसी तरह आप देखिए यहाँ, आप देखिए ये उड़िया है, ये मराठी है, ये तेलुगु है, ये कन्नड़ है, ये तमिल है। ये जो पतली सी पट्टी आप ये देख रहे हैं, ये पतली सी पट्टी, ये केरल है, यहाँ मलयालम बोला जाता है। यहाँ देखिए कॉर्नर पे कोंकणी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती है, ये देखिए पंजाब में पंजाबी है, और ऊपर जो हमारा कश्मीर है वहाँ देखिए कश्मीरी बोली जाती है। इसी तरह यहाँ हमने पूर्वोत्तर में भी दिखाया है आपका पूरा, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये जो 7 सिस्टर्स का मेरा इलाका है, और यहाँ आपका बंगाल है। ये सब कुछ भारत के नक्शे में बड़े साफ साफ आप इस विजुअल्स को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के किन किन क्षेत्रों में कौन कौन भाषा बोली जाती है। थोड़ा आपको इस विजुअल्स से भारत की भाषाई विविधता को समझने में आसानी होगी और आपको ये अच्छा भी लगेगा, ये जो प्रयोग है। आगे देखते हैं बेटा, जो तीसरा टॉपिक मेरा था सेंटर स्टेट रिलेशन, अब जरा उसको देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। 1947 में बच्चों भारत आजाद हुआ और उसके बाद पहला आम चुनाव हुआ देश में। भारत सरकार के लिए आम चुनाव हुआ और राज्यों के लिए आम चुनाव हुआ। शुरुआत में जो भारत का पैटर्न रहा चुनावों का,
केंद्र और राज्यों में एक ही राजनीतिक दल की सरकार बनती रही, लिहाजा किसी तरह की मुश्किल नहीं आई। लेकिन जैसे ही राज्यों में केंद्र सरकार के इतर दूसरे राजनीतिक दलों की सरकार आई, वैसे ही केंद्र राज्य संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आने लगा, कुछ मुश्किलें पैदा होने लगी। यह बात बिल्कुल बेटा ध्यान रखिएगा कि शुरुआती दौर में केंद्र में और राज्यों में एक ही राजनीतिक दल की सरकार रही, लेकिन बाद में जैसे ही केंद्र के इतर राज्यों में दूसरे दलों की सरकार आई, कुछ मुश्किलें शुरू हुई, जो एक तरह से भारतीय जो संघवाद का जो मॉडल है उसके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब जरूर हुआ। देखते हैं देश कैसे इसको फेस किया, कैसे इस मुश्किल से बाहर निकला। केंद्र राज्य संबंध का जो उतार चढ़ाव भरा जो संबंध था और बाद में जो दूसरी सरकारें आईं, उसमें केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्य सरकारों को हटाने या बर्खास्त करने की एक परंपरा जैसे शुरू हो गई। और ये परंपरा बिल्कुल संघवाद का जो भारतीय मॉडल है या संघवाद का जो आदर्श है उसके बिल्कुल ये अनुकूल नहीं था। ऐसे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और उसने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया 1994 में, और उस फैसले को हम कहते हैं एस.आर. बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ का ये एक मामला था जिस पे सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया 1994 में। अपने ऐतिहासिक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 356, ये जो आर्टिकल 356 है 356 की विस्तार से चर्चा की और इस अनुच्छेद के दुरुपयोग पर लगाम लगा दी। बहुत साफ फैसला सरकार सुप्रीम कोर्ट का आया और अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकारों को हटाने या बर्खास्त करने की जो खबरें आ रही थी उस खबरों पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से ब्रेक लगा दिया। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला केंद्र राज्य संबंधों में मील का पत्थर, 1994 का ये जो फैसला था सर्वोच्च न्यायालय का, केंद्र राज्य संबंधों के बीच माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित हुआ। इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों को यह सलाह भी दे डाली कि बहुमत का निर्णय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो मामले थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा और राज्यपालों को यह एडवाइस दी, यह सलाह दी कि बहुमत का निर्णय राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा में होना चाहिए। कि जो बहुमत है स्टेट गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है या नहीं है, इसका फैसला राजभवन कहते हैं भारत के राज्यपालों के आधिकारिक निवास स्थान को हम राजभवन कहते हैं। राजभवन में मेजॉरिटी का फैसला नहीं होगा बल्कि विधानसभा के फ्लोर पे होगा कि कौन सरकार बहुमत में है या नहीं है। यह बहुत अच्छा फैसला आया सर्वोच्च न्यायालय का, और इस फैसले के बाद जो थोड़ा सा भारत में संघवाद का ढांचा थोड़े समय के लिए डगमगाया वह फिर स्थिर हो गया और सर्वोच्च न्यायालय ने एक साफ फैसला देकर के भारतीय जो संघवाद था उसको और निखार दिया और सुंदर बना दिया और मजबूत बना दिया और हिंदुस्तान में भारत के संघवाद की जो जड़ें हैं और गहरी हो गई। भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, अर्थात जो सत्ता है कैसे भारत में जो और स्तर हैं उनको कैसे बांटा गया, कैसे वहां तक पहुंचाया गया, यह स्थिति है भारत में विकेंद्रीकरण की। और भारत में विकेंद्रीकरण की जरूरत क्यों है, इसको हम जरा ये कुछ डेटा हम दे रहे हैं, इस पर आप देखिए। इस डेटा से पहली बात कि भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है भारत, आप सबको पता है।
कि आबादी के मामले में हम चीन से बस थोड़ा ही पीछे हैं, ये हमारी विशालता को समझ सकते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत 7वां बड़ा देश है, और जैसा मैंने अभी आपको बताया आबादी के आधार पर दूसरा बड़ा देश है। इतने बड़े देश में सरकार चलाने के लिए यह महसूस किया गया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। इसके लिए 1992 में संविधान में एक संशोधन अमेंडमेंट किया गया, जिसे 73वां संविधान संशोधन कहा गया। इस संशोधन की जो खास बातें थीं, अर्थात इस संशोधन के जो प्रावधान थे वह इस प्रकार थे। बच्चों ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। पहला, स्थानीय निकायों का चुनाव नियमित कराना संवैधानिक बाध्यता बना दिया गया। पहली बात बनाई गई कि जो स्थानीय निकायों का चुनाव होगा वह नियमित होगा, इसके लिए यह संवैधानिक बाध्यता है। दूसरी बात, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग समूहों के लिए सीटों का आरक्षण कर दिया गया। तीसरी बात, 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया 1992 के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। चौथी बात, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी। 3 शब्द हैं बच्चों, स्वतंत्र पहला शब्द, दूसरा निष्पक्ष और तीसरा पारदर्शी। चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया, और क्यों किया गया कि स्थानीय निकायों का जो चुनाव है वह स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और पारदर्शी अर्थात ट्रांसपेरेंट हो। 5वीं बात, राजस्व में राजस्व अर्थात रिवेन्यू में या राजस्व में स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी तय कर दी गई। अब यह भारत में जो विकेंद्रीकरण का जो ढांचा था उसको और मजबूत करने के लिए, उसकी जड़ों तक ताकत पहुंचाने के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया, और इस संशोधन के द्वारा ये 5 बातें मोटा मोटी, ये 5 प्रावधान उस संविधान संशोधन में किया गया। पहला, स्थानीय निकायों का नियमित चुनाव। दूसरा, अनुसूचित जात, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के लिए सीटों का आरक्षण किया गया। तीसरी बात, 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। चौथी बात, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। और 5वीं बात कि राजस्व में स्थानीय निकायों की भी हिस्सेदारी तय कर दी गई। अब देखते हैं बच्चों कि इसके आगे अब क्या होता है। बच्चों आपके सामने फिर यह भारत का नक्शा, यह भारत का मैप। भारत कितना बड़ा देश है, भारत की विशालता का अंदाजा लगाने के लिए मैंने एक ये मैप डिजाइन किया है, और इस मैप के द्वारा हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि भारत सरकार जो है या संघ सरकार है, जब यहां शासन करती है तो एक साथ कितने देशों के शासन के बराबर वह हिंदुस्तान में शासन करती है। इस मानचित्र में भारत के राज्यों की तुलना किसी देश से किया गया है और जनसंख्या के आधार पर उस देश का नाम अंकित है। इससे यह समझने का प्रयास है कि भारत सरकार एक साथ कितने देशों को संभालती है। मानचित्र न केवल भारत की विशालता का आभास देता है, बल्कि यह तथ्य भी रेखांकित होता है कि भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण की कितनी आवश्यकता है। यह मैप यह बताता है कि वाकई भारत में डिसेंट्रलाइजेशन या सत्ता का विकेंद्रीकरण नितांत आवश्यक है, नितांत जरूरी है, और यह हर हाल में होना चाहिए। इसकी विशालता का अंदाजा, जैसे उत्तर प्रदेश को मैंने ये डिजाइन किया है, उत्तर प्रदेश को, और आप ये देखिए ब्राजील, अब देखिए उसकी आबादी उत्तर प्रदेश के बराबर है। इस तरह आप देखिए ये आपका मध्य प्रदेश फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड ये आपका राजस्थान है। इस तरह भारत सरकार कितने बड़े हिस्से में शासन करती है, आप देखिए कितने देशों का शासन करती है। इस मैप में ऐसे हमने डिजाइन किया है, समझाने की कोशिश की है। भारत में स्थानीय स्वशासन के रूप,
भारत में जो स्थानीय सुशासन है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसके दो फॉर्मेट है, दो रूप हैं। एक शहरों का स्थानीय सुशासन है, एक गांवों का स्थानीय सुशासन है। शहरों का जो स्थानीय सुशासन है, गांव का जो स्थानीय सुशासन है, उसके 3 लेयर या 3 टियर या 3 स्तर हैं। गांव का जो स्थानीय सुशासन है उसमें जो पहला स्तर है ग्राम पंचायत है, दूसरा स्तर क्षेत्र पंचायत है, तीसरा स्तर जिला पंचायत है। और शहरों का जो स्थानीय सुशासन है उसके भी 3 टियर है, 3 स्तर हैं, 3 चरण हैं। पहला है नगर क्षेत्र समिति या टाउन एरिया कमेटीज, दूसरा है नगर पालिका परिषद, और तीसरा जो भारत के बड़े नगरों में जो स्थानीय सुशासन की इकाई काम करती है उसे हम कहते हैं नगर निगम। ये जो स्थानीय सुशासन की इकाइयां हैं ये नागरिक सुविधाओं, सड़क, नाली, प्रकाश, पुस्तकालय, सड़कें, पार्क, ये जो बुनियादी हमारी जरूरतें हैं, नागरिक सुविधाएं हैं, उनका प्रबंध करती है और अपने खर्चे चलाने के लिए कुछ टैक्स लगाती है, साथ ही सरकार से अनुदान भी प्राप्त करती है। स्थानीय सुशासन की इस मॉडल को एक वेन चार्ट से हम और अच्छे से बच्चों समझ सकते हैं। जरा देखिए एक झलक वेन चार्ट की। ये वेन चार्ट है ग्रामीण क्षेत्रों का स्थानीय सुशासन जो समझने के लिए मैंने ये चार्ट, वेन चार्ट डिजाइन किया है। जो पहली सबसे छोटी इकाई है वह ग्राम पंचायत है, उससे बड़ी क्षेत्र पंचायत है, उससे बड़ी जिला पंचायत है। और मैंने ये इस वेन चार्ट के द्वारा आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सुशासन की ये जो 3 इकाइयां हैं वह एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। ये ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्थानीय सुशासन की जो 3 इकाइयां हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये तीनों इकाइयां एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। इस चार्ट के द्वारा हमने आपको ये बताने की कोशिश की है। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि भारत में जो संघवाद का ढांचा है उसको आज हम आपको अच्छे से समझा पाए होंगे और आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए अब हम देखते हैं कि इस पे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और क्या हम सीख पाए इस पूरे पाठ से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पूरा जो मैंने पाठ पढ़ाया उस पर यह कथन आप स्टेटमेंट है, इस कथन को देखिए और सत्य असत्य, ट्रू या फॉल्स समझने की कोशिश करिए। पहला है प्रतिरक्षा विषय संघ सूची में अधिसूचित है, सत्य या असत्य। दूसरा है नगर निगम के मुखिया को मेयर कहते हैं, सत्य या असत्य। तीसरा है संविधान में कुल 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, सत्य या असत्य। चौथा है भारत में 3 स्तरों वाली शासन व्यवस्था है, सत्य या असत्य। 5वां है ग्राम सभा का मुखिया प्रधान कहलाता है। 6ठा है समवर्ती सूची के विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। 7वां है विश्व के सभी देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। 8वां है भारत की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। 9वां है संघीय व्यवस्था में सरकार का सिर्फ एक स्तर होता है। और लास्ट अंतिम 10वां है स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 2/3 सीटें आरक्षित हैं, सत्य या असत्य। पूरे वीडियो को आप ध्यान से फिर देखिए और ये अभ्यास के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिए। मुझे लगता है कि ये सारे प्रश्नों का सफलतापूर्वक आप उत्तर दे पाएंगे। बच्चों, जो भारत में संघवाद है, लोकतांत्रिक राजनीति का जो दूसरा पार्ट है संघवाद, 2 भागों में 2 वीडियो में हमने इसको पढ़ा और मुझे लगता है कि हम आपको अच्छे से सिखा पाए, आप अच्छे से समझ पाए। कक्षा में साथ रहने के लिए, ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।